Okay, so we were studying about different types of forces, contact forces and non-contact forces. Now contact forces क्या पढ़ा हमने कि which can be applied by contact. For example, muscular force and friction force. हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन फोर्स जो है ये भी एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन कब लगता है? जब तक दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कांटेक्ट में नहीं आएगी तब तक नहीं लगेगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ मान लीजिए वैक्यूम, ऊपर अगर हवा में है, मान लीजिए हवा यहाँ कुछ नहीं है, हम लोग मान लेते हैं कि हवा ख़त्म है बिल्कुल, तो अगर आप सड़क से ऊपर रहेंगे, हवा में रहेंगे, तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन तभी लगेगा जब आप उस सरफेस के कांटेक्ट में। ठीक है, तो देखिए आप कोई चीज़ को अगर ज़मीन पर जाना हो तो अगर आपने फेंका है, कुछ किया है तो तुरंत रुक जाती है, लेकिन अगर हवा में फेंके हैं तो वो दूर तक जाती है, क्योंकि हवा में फ्रिक्शन कम होता है या नहीं लगता है एक तरह से मान लीजिए। तो फ्रिक्शन जो फोर्स है ऑलवेज कांटेक्ट फोर्स है, यानी कांटेक्ट में रहेगा तभी लगेगा। तो किसी सरफेस पर आप कोई सड़क पर चल रहा है, तो सड़क पर जब तक चल रहा है, तो सड़क पर जब तक है, सड़क के टच में है, तब तक उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, उसी तरह हमने कहा कि सरफेस या मीडियम, अगर मीडियम में कोई चीज चल रही है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ मीडियम, तो देन ऑल्सो इट विल एक्सर्ट फ्रिक्शन फोर्स। जो मीडियम है उस पर फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा। जैसे हम हवा में जा रहे हैं, आपने कहा, कल हमने बताया कि अगर आप जा रहे हैं और हवा आपके ऑपोजिट आ रहा है तो क्या है, वो आपको रोकती है, आपकी स्पीड को कम कर देती है, आपके एनर्जी को ख़त्म करती है, आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है चलने के लिए, तो वो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो वो मीडियम का है, यानी कि तब आप हवा में चल रहे हैं। उसी तरह अगर आप पानी में जा रहे हैं, ठीक है, पानी में जा रहे हैं, तो पानी में भी आप जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि तैरने के लिए हमें लगातार फोर्स लगाना पड़ता है। क्या ऐसा होता है कि आपने एक बार जो है डाइव किया और फिर पार कर गए, सीधे बिना हाथ पैर चलाए पार करके चले गए उस तरफ? नहीं, आप तुरंत रुक जाते हैं, क्योंकि पानी जो है आपके बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। ठीक है, उसके बाद आपको हाथ पैर से अपने फोर्स लगाना पड़ता है बार बार अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। कभी देखे हैं कि कोई अपने आप बस लेटा हुआ है, तैरते जा रहा है अपने आप बिना हाथ पैर हिलाए? नहीं। तो वो मीडियम का हो गया कि जब आप उस मीडियम पानी के अंदर तैर रहे हैं। देखिए कोई पानी का बॉटल लीजिए, कोई जग लीजिए और उसमें आप कोई चीज़ को डालिए, तो देखिए वो चीज़ ग्रेविटी के कारण उसमें जाती है, नीचे धीरे धीरे जाती है, लेकिन हाँ उस तेज़ी से नहीं जाती है जैसे हवा में जाती है। आपने हवा में कोई चीज़ को छोड़ा, देखिए बड़ी तेज़ी से जाती है। आपने पानी में किसी चीज़ को छोड़ा तो जाता है उस तेज़ी से? नहीं। लेकिन हाँ, पानी में भी ठीक ठाक स्पीड से जाता है, क्योंकि पानी में भी फ्रिक्शन होता है लेकिन कम होता है। आप किसी चीज़ को तेल में डाल के देखिए, उसी चीज़ को तेल में डालिएगा तो क्या देखिएगा, और भी धीरे धीरे जाएगा। शहद में डाल के देखिए, गाढ़ा शहद अगर है तो वो बिल्कुल नहीं जाने देगा, उसको रोक देगा थोड़ी ही दूर पर या ऊपर ही रोक देगा, क्योंकि उसका फ्रिक्शन फोर्स और भी ज़्यादा होता है। समझ में आई बात? तो लिक्विड में भी डिपेंड कर, सबका फ्रिक्शन अलग अलग होता है मीडियम का, तो मीडियम का फ्रिक्शन भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब उस मीडियम में रहेगा तभी वो फ्रिक्शन अप्लाई होगा, है ना, यानी कांटेक्ट में जब उस मीडियम के या उस सरफेस के रहेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स आप समझ गए कि ऐसा फोर्स है जो ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है। ठीक है, और कांटेक्ट में आने के कारण लगता है जब किसी भी सरफेस या मीडियम से कोई कांटेक्ट में बॉडी होता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया कांटेक्ट फोर्स का। जो बाकी आपको मैंने बताया, जो भी आम जीवन में पुश या पुल जो भी हम करते हैं, किसी भी तरह से ट्रेन चलती है, ट्रेन चलती है तो क्या है, ट्रेन का इंजन जो है खींचता है पूरे सारे डब्बों को, तो वहाँ क्या है, वो खींचता है, अब बंधा हुआ है। देखिए कभी कोई खींच देता है, उसका लिंक हटा देता है, तो पता चलेगा कि डब्बा पीछे छूट जाएगा, ट्रेन आगे, इंजन चला जाएगा, क्योंकि उसका कांटेक्ट हट गया उससे। फोर्स कैसे लगेगा बिना कांटेक्ट के? ठीक है, तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। और फोर्स कैसे लगता है, उसे हम बोले इंटरैक्शन। बताया था आपको
कि इंटरैक्शन से फोर्स अप्लाई होता है। तो ये हमने देखा कांटेक्ट फोर्स, जिसमें कि कांटेक्ट के द्वारा इंटरैक्शन होता है। जब तक कोई चीज़ कांटेक्ट में नहीं आएगी तब तक उस पर इंटरैक्शन नहीं होगा। मैं यहाँ से ऐसे आपको पुश कर रहा हूँ, तो यहाँ से पुश करने से आप पुश हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। जब तक मैं आपके कांटेक्ट में नहीं आऊँगा, ये हम दोनों के बीच में इंटरैक्शन नहीं होगा। हाँ, तो कांटेक्ट में आना जरूरी है कांटेक्ट फोर्सेस के ऑपरेशन के लिए। कांटेक्ट फोर्स तभी काम करेंगे जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नेक्स्ट हेडिंग देंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, जैसा आपके इसका नाम से ही एविडेंट है कि ये बिना कांटेक्ट में आए भी ये इंटरैक्ट करते हैं, अप्लाई हो जाते हैं। लिख ले सकते हैं, दोज फोर्सेस which can be applied without coming into contact are called non-contact forces। ठीक है, तो ऐसे फोर्स जिनको कि हम बिना कांटेक्ट में आए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, यानी कि जहां डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, दे कैन बी अप्लाइड फ्रॉम ए डिस्टेंस। एक दूरी से ही वो अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा, मैग्नेट का केस आपने देखा होगा। मैग्नेट होता है और वो दूर से ही बिना टच में आए, जरूरी नहीं कि बिल्कुल जब टच होगा तभी काम करेगा, वो दूर से ही आयरन पार्टिकल्स को अपनी ओर खींच लेता है। अब ये उसके पावर पर डिपेंड करता है कि कितनी दूर से खींच लेगा। अगर बहुत पावरफुल होगा तो काफी दूर से खींच लेगा, कम पावरफुल होगा तो नजदीक आने पर खींचेगा। लेकिन वहां उसके लिए कांटेक्ट में आना डायरेक्टली जरूरी नहीं है कि टच होगा तभी काम करेगा, वो बिना टच में आए काम करता है। ठीक है, दूर से ही खींच लेता है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। लिख लीजिए, इसमें सब हेडिंग दे दीजिए मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ए मैग्नेट कैन exert a force on another magnet or magnetic object without being in contact with it, without being in contact with it। Full stop। The force exerted by a magnet
द फोर्स exerted by a magnet is an example of non-contact force. ठीक है, क्लियर हो गया? कोई आपने देखा है मैग्नेट, बचपन में देखा होगा, बड़ा आश्चर्य लगता था कि ये दूर से कैसे खींच लेता है चीज़ों को अपनी तरफ। कोई मैग्नेट है, उसके आसपास कोई लोहे का या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो उन चीज़ों को वो दूर से ही अपनी तरफ खींच लेता है। देखिए आजकल ये नया तरीका है कूड़ा चुनने वालों का, तो वो क्या है, एक छोटा सा मैग्नेट लेके चलते हैं, डंडे में बांध के चलते हैं और बस उसे घुमाते फिरते हैं कूड़े में, तो जो भी मैग्नेटिक चीज़ें, लोहे, ये सब की चीज़ें होती है मेटालिक, वो आके अपने आप मैग्नेट में, उन्हें खोजना नहीं पड़ता, अपने आप चिपक जाती है जितना भी रहता है। ठीक है, इस तरह का आजकल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। मैग्नेट्स होते हैं जितने भी मेटालिक, जैसे कचरा जाता है उसमें जो भी मेटालिक स्क्रैप होता है उसको अपने आप को चिपका लेता है, उसको क्रश करके फिर वो आगे प्रोसेस करते हैं, रिसाइकल करते हैं। तो मैग्नेटिक जो चीज़ें हैं, मैग्नेट है ये क्या है, उससे बिना कांटेक्ट में है। मैग्नेट यहाँ पर है, कोई लोहे का टुकड़ा यहाँ है, उसे यहाँ से यहाँ खींच लेता है अपनी तरफ। ठीक है, यानी कि जो इसका इंटरेक्शन है वो फ्रॉम ए डिस्टेंस इट इज पॉसिबल। ये इसका फोर्स इंटरेक्शन जो है इस पर दूर से ही हो सकता है, बिना टच में आए, कांटेक्ट में आए। ये मैकेनिकल फोर्स की तरह नहीं है। जो हम लोग मैकेनिकल फोर्स है कि अगर पुश करना है तो उसको टच में आना पड़ेगा, कांटेक्ट में आना पड़ेगा, तभी आप उसका इंटरेक्शन तभी होगा आप दोनों के बीच में। कोई कहेगा गाड़ी को धक्का दे दो, आप पीछे से हाथ हिलाएंगे तो वो धक्का पड़ जाएगा गाड़ी पर? नहीं, उसके लिए उसके कांटेक्ट में आना जरूरी। लेकिन मैग्नेट जो है वो जरूरी नहीं कि आप उससे टच कीजिएगा तभी वो खींचेगा उसकी तरफ, बल्कि वो दूर से ही। तो इसका जो इंटरेक्शन है ये दूर से ही पॉसिबल हो जाता है, जैसे मैग्नेटिक एक फोर्स हो गया। नेक्स्ट लिखिए सब हेडिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, लिखिए द फोर्स एक्सर्टेड बाय, एक्सर्ट मतलब लगाना, अप्लाई, द फोर्स एक्सर्टेड बाय a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. Full stop. This force comes into play even when the bodies are not in contact. देखिए बगल में आपको हमने बताया था, यहाँ बच्चा रहता है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका 99 पॉइंट कुछ आया है बोर्ड में भी, उसको उसी का दोस्त टॉप भी किया है सीबीएसई में, और आईआईटी में भी एडवांस बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा उसको रैंक विद इन 1000 कुछ आएगा। तो
गार्जियन का देखिए, हम लोग देखते हैं कि बच्चा तो मेहनत कर ही रहा है, बच्चा तो है ही काबिल तारीफ, गार्जियन उससे ज़्यादा है। इतना उसके लगे हुए अभी 10 पूजा, इतना खर्च उसको, बस वो कुछ बोलता है उसको हाजिर कर देते हैं सामने, और कितनी मेहनत से वो कमाते हैं वो हम भी देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद उसको है कि कोई चीज़ उस बोलता है और उसको सारा, यहाँ जाके विद्या मंदिर में बोले कि 3.5 लाख सर जमा कराएं, 3.5 लाख ले रहा है तैयारी, यहाँ इसका IIT का तैयारी का। बोले सर जाके एडमिशन शुरू हुआ नहीं उससे पहले ही जाके उसको दे आए। वो बताया कि हम एक सर 3.5 लाख जाके वहाँ जमा कर दी, तभी हम जाने कि यहाँ इतनी फीस ले रहा है 3.5 लाख, बताइए +2 लेवल पर। सेंट माइकल्स में जाके सर एडमिशन करा दिए हैं, 10th में भी उसका वैसे ही बहुत अच्छा नंबर था। बताया था ना आपको, 10th में उसको सारे सब्जेक्ट में सिर्फ 1 मार्क्स कटा था, 5 सब्जेक्ट में कुल मिला के। +2 में भी वैसा ही परफॉर्मेंस, IIT में कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है। बोले कि सर, बोला कल कि सर फंक्शन पार्टी था, बच्चे को कैमरा चाहिए था, 20,000 का डिजिटल कैमरा तुरंत ला के उसको दे दिए। वो भी तो गार्जियन कमा के ही दे रहा है कि पेड़ पर तोड़ के दे रहा है उसको, बताइए। तो बच्चे भी देखते हैं ना कि हमारे गार्जियन किस तरह से हमारे प्रति डेडिकेटेड हैं। देखिए क्या शानदार रिजल्ट कर रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है। अभी बोल रहे हैं कि सर IIT तो मिलेगा, उसको कंप्यूटर साइंस मिलेगा कि नहीं इसी का चिंता है, लगे हुए। रिजल्ट हम पूछे कैसा रहा रिजल्ट, समझ रहे हैं। तो दोनों तरफ से चीज़ होती है, बच्चा भी समझता है और गार्जियन का भी ज़रूरत होता है, तब रिजल्ट आता है। तो कितना अच्छा हम लोग लगता है कि वाह कितना बढ़िया रिजल्ट कर रहा है। तो बच्चा तो है ही, बच्चा ही मेहनत कर रहा है। बच्चे को भी देखते हैं कि बताइए इस कम उम्र में उसमें इतना डेडिकेशन है, पढ़ने में लगा रहता है। लेकिन वो डेडिकेशन क्यों आता है किसी में, जब देखता है अपने आसपास कि किस तरह से लोग हमारे प्रति कर रहे हैं, डेडिकेटेड हैं, तो उसमें भी एक अपने आप पैदा होती है कि मैं भी उसी प्रकार से अपना रिजल्ट दूं। हाँ चलिए, तो नेक्स्ट हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपने लिखा कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है, कौन लगाता है इसको, कोई चार्ज्ड बॉडी जिस पर कोई चार्ज हो। चार्ज ये सब का कंसेप्ट आपको पढ़ाया जा चुका है। तो किसी बॉडी पर अगर चार्ज होता है तो वो दूसरे किसी चार्ज्ड या अनचार्ज्ड बॉडी पर अगर फोर्स लगाता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। अब यहाँ स्टैटिक वर्ड इसलिए है कि स्टैटिक आपने पढ़ा होगा, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। आपने पढ़ा होगा, साइंस इतना जानते होंगे। स्टैटिक और 2 वर्ड होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। एक होता है स्टैटिक, इसका मतलब होता है इन रेस्ट, एट रेस्ट। स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट एंड डायनेमिक मीन्स इन मोशन। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस होते हैं उसको हम बांट देते हैं। जो एट रेस्ट लगती है, यानी कि जब बॉडी कोई रेस्ट में है और उस पर कोई फोर्स लग रहा है या वो लगा रहा है, यानी कि जब चार्जेस आर एट रेस्ट, चार्जेस जब रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रही हैं। ठीक है, लिख सकते हैं वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्जेस आर एट रेस्ट। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दूसरा हो जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स। ठीक है, यानी कि रुका हुआ नहीं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज इस पर रुका हुआ मतलब इसके ऊपर है, कहीं मूव नहीं कर रहा है चार्ज, केवल चार्ज है। जैसे आपने पढ़ा ना, करंट आपको पढ़ाया था
तो वहां क्या होता है, सर्किट में चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। तो हम उस मूव करने वाले की बात, करंट की बात नहीं कर रहे हैं। यहां चार्ज किसी बॉडी पर बस स्थिर है, कोई चार्ज बॉडी है ऐसे कहीं रुका हुआ है, और कोई दूसरा चार्ज बॉडी है वो भी कहीं रुका हुआ है, उस पर जो फोर्स लगा रहा है ये एट रेस्ट, हाँ रुका हुआ है, कोई मोशन नहीं हो रहा है चार्जेस में। चार्जेस जो हैं वो एट रेस्ट हैं, उनमें कोई मोशन नहीं हो रहा है। दोनों एक में चार्ज है, नहीं, दोनों में हो सकता है, हाँ। चार्जेस मूव नहीं कर रहा है, चार्जेस रुके हुए। तो जब रुके हुए पोजीशन में, रुके हुए स्टेट में जब फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू लगता है। हाँ हाँ, बिना मैग्नेटिक फील्ड के नहीं, मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़िए, अभी एडवांस फील्ड के कंसेप्ट में हम नहीं जा रहे हैं। हाँ, आप ये समझिए कि कोई चार्ज्ड बॉडी है जिस पर कुछ चार्ज है, और कोई और दूसरी चार्ज्ड बॉडी है, जो दोनों ही रेस्ट पर है, दोनों में कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, हाँ चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं, समझ गए, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ही चार्ज लगेगा। हाँ, फोर्स तो हमेशा देखिए, जब तक फील्ड क्रिएट नहीं होगा तब तक चार्ज नहीं क्रिएट होगा, चार्ज होना पड़ेगा। नहीं, देखिए होता क्या है, जो अभी आपको थोड़ा एडवांस चीज़ था, यहाँ डील नहीं करना चाह रहे थे। बात यह है कि इंटरेक्शन की बात आती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि फोर्स किस तरह से लगता है, इंटरेक्शन। तो जिन चीज़ों का इंटरेक्शन दूर से हो जाता है, उसका हम कहते हैं कि एक फील्ड बन जाता है उनके चारों ओर, फील्ड का कंसेप्ट आता है। उसके चारों ओर एक फील्ड डेवलप हो जाता है, और वो फील्ड में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो उससे वो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट हो सकता है। मान लीजिए कि ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, तो इसके चारों ओर एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये एडवांस फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। अगर कोई दूसरा चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट उसके फील्ड में आएगा, तो ये अपने फील्ड के थ्रू उस पर फोर्स लगाता है, ठीक है। और फील्ड पर भी जो फोर्स का स्ट्रेंथ होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। देखिए, फील्ड जो होता है उसका कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई चार्ज बॉडी है तो उसका इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फील्ड होता है, समझ गए। लेकिन उसका जो स्ट्रेंथ होता है फोर्स का, इंटरेक्शन का, वो कम होते चला जाता है दूरी के साथ साथ। तो जब ज़्यादा दूरी पर है तो वो उसका फोर्स को फील नहीं करता है, क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आता है, उसका फोर्स का जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, बढ़ता जाता है, और उस फोर्स को वो फील करता है, और उसमें मूवमेंट होता है या जो भी है, समझ गए। फील्ड कोई लिमिटेड नहीं होता है, फील्ड भी अनलिमिटेड होता है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ जो है वो दूरी के साथ घटता चला जाता है। तो इसीलिए अब मैंने बोला कि मैग्नेट का केस लिया। मान लीजिए मैग्नेट है और ये कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है या मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, तो जब ये एक सर्टेन दूरी पर आता है, उसके बाद इस ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है। उससे ज़्यादा दूर है तो उसको कोई खास पता नहीं चलता है, लगता है नहीं है, कोई फोर्स नहीं, क्योंकि बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आता है, उसका फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाता है, और फिर बहुत ज़्यादा फोर्स, और फिर उससे हो सकता है खींच ले या जो भी कुछ हो, ठीक है। तो जो भी देखिए इंटरेक्शन जो होता है वो दो तरह से होता है, या तो कांटेक्ट में या विदाउट नॉन कांटेक्ट। तो जितने भी नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं वो फील्ड के ही माध्यम से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपको अभी बताया, पहला मैग्नेटिक का केस बताया, तो मैग्नेटिक में एक्चुअली उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और जो भी दूसरा चीज होगा जो उससे फील्ड से इंटरैक्ट करने के कैपेबल होगा, यानी कि कोई मैग्नेट हो या कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट, लकड़ी पर तो नहीं लगा सकता है,
ठीक है, प्लास्टिक पर नहीं लगता है, मैग्नेटिक या जो मैग्नेटिक चीज़ें हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिक कोई चीज़ है, अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, तो वो भी इसी तरह उसके चारों ओर फील्ड बन जाता है और जो उस फील्ड के माध्यम से इंटरेक्शन उसका होता है दूसरे ऑब्जेक्ट से। ठीक है, थोड़ा चलिए एडवांस चीज़ हो गया, इसको हमें यहाँ भी डील नहीं, क्योंकि फिर और कन्फ्यूजन पैदा होगा, 10 सवाल पैदा होंगे। तो बेसिक वे में समझ लीजिए कि कोई चार्ज्ड बॉडी है तो वो दूसरे चार्ज्ड बॉडी पर या अनचार्ज्ड बॉडी, कोई भी तरह का बॉडी हो, ऐसे एक को चार्ज होना चाहिए हाँ और एक चार्ज या फिर अनचार्ज। हाँ हाँ, तो उस पर जो फोर्स लगाता है, जो कि एट रेस्ट पर होने के कारण, चार्जेस वहां मूव नहीं कर रहे, इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम दिया। स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट, तो ऐसे फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स विदाउट कांटेक्ट में भी अप्लाई हो सकता है, दूर से भी अप्लाई होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर हो गया? तो यहां देखिए कि इस बात को ध्यान में रखिए कि चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पर हैं, इसीलिए नाम ही है स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नहीं तो डायनेमिक हो जाता अगर मूव करते तो। ठीक है, हाँ, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये स्पेशल केस है जब चार्जेस एट रेस्ट पर होते हैं। और इसका एग्जाम्पल्स क्या है, देखिए एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, when we comb our hair, and then bring the comb near pieces of paper, comma, they are attracted to comb, ये करके देखा है कभी हैं? तो आपने कई बार देखा होगा कि कंघी हम करते हैं और उसके बाद अचानक आपने देखा होगा कोई कागज़ का टुकड़ा है, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है, वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है, चिपक जाता है उससे। या कभी कभी आप देखेंगे कि कई बार हमने देखा है कि जैसे नेट में हम लोग सोते हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी नोटिस कीजिएगा, नेट में सोते हैं तो नेट के नज़दीक अगर हम जाते हैं तो हमारे बाल उसकी तरफ खींच जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जो मच्छरदानी होती है। हाँ हाँ हाँ, तो या आप कभी देखिएगा कि कभी आप कोई चीज़ ले जाएंगे, अपने कोई चीज़ हाथ रगड़िए और हाँ, रोआ भी उसकी तरफ सीधा होके खींच जाता है, हाथ रगड़ के उसके बाद ले जाइएगा तो। या कोई प्लास्टिक की चीज़, स्केल वगैरह, हम लोग स्केल बचपन में रगड़ते थे प्लास्टिक को और ले जाते थे तो उससे खींच जाता था। तो ये जो फोर्सेस हैं, ये एग्जाम्पल है किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, क्योंकि इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ऐसे चार्जेस के कारण हो रहा है जो कि एट रेस्ट में है, मोशन में नहीं है। इसमें होता क्या है बेसिकली कि जब आप कंघी करते हैं, है ना, तो जब होता क्या है कि जो कंघी है, कोम्ब है, वो आपके बालों में से गुजरता है जब, तो वो बालों के कुछ इलेक्ट्रॉन को, जैसे समझ लीजिए कि छीलता हुआ अपने साथ ले आता है। समझ गए? जब हम बालों के साथ उसका फ्रिक्शन होता है, अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स तो सब बाहर होते हैं एटम्स में, ये आप जानते हैं, यानी कि सब इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए होंगे। और जब वो कंघी चलता है तो डस्ट की तरह, जैसे वो जो भी जू वगैरह को निकाल के अपने साथ ले आता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने साथ कुछ कुछ वो खींच के ले आता है और उस पर इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज जमा हो जाते हैं। और उसके बाद जब हम उसको बालों की तरफ या कागज़ की तरफ ले जाते हैं तो वो उसको खींच लेता है। समझ गए? क्यों? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन्स कुछ आ गए, जिसकी वजह से उस पर चार्ज डेवलप हो गया और उसके कारण वो उसको फोर्स लगाता है।
तो इस फोर्स को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, नेक्स्ट ये एग्जाम्पल नहीं, नेक्स्ट सब टॉपिक है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। बहुत सारा है, बहुत सारा इस तरह का चीज है कि कोई चीज रगड़ते हैं, जैसे देखिए, और उस हाँ है, देखिए जितना भी है, जैसे आप ये देखिए बिजली का कड़कना देखिए, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही है। बिजली का जो थंडर होता है, चमकती है लाइट, तो क्या होता है कि बादल आपस में रगड़ाते हैं, हवा के कारण मूव करते हैं। ठीक है, तो बादल एक्चुअली क्या है, बादल क्या आपको बताया, कंडेंस्ड वाटर वेपर है। वाटर वेपर है, पानी की बूंदें हैं, वो वेपर फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में। तो वो जब आपस में रगड़ खाती हैं तो उनमें क्या होता है, जैसे अभी कंघी वाला केस बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर छिटक के चले जाते हैं रगड़ खाने से। जैसे कंघी से हमारे बालों में जब उसको बार बार करते हैं तो वो क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रगड़ के अपने साथ ले आता है निकाल के। बेसिक आपने पढ़ा है कि भाई एटम आपने जानते हैं कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं या जो भी है, तो वो उनको पकड़े रह, एक फोर्स से पकड़े रखता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा फोर्स से कोई चीज़ को खींचेगा तो वो तो चला जाएगा बाहर। तो कंघी जब आप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें फंस के क्या होता है, फोर्स के साथ खिंचा के चले आते हैं बाहर इलेक्ट्रॉन अपने एटम से। उसी तरह जो बादल है, तो बादल जब ये आपस में आते हैं तो इन पर चार्ज डेवलप हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर से सब रगड़ा के ऊपर आ जाते हैं बाहर। और फिर जब नज़दीक एक दूसरे के आते हैं तो देखिए वो एक दूसरे को खींचते हैं, कस के चार्ज का वो फ्लो, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है एग्जाम्पल। समझ गए? होता क्या है कि इतना ज़्यादा, एक देखिए बिजली कैसे एक्चुअली होता है, दो बादल है, मान लीजिए यहाँ है और यहाँ है, तो दोनों में इतना ज़्यादा लाखों वोल्ट, मिलियंस वोल्ट का चार्ज डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। समझ गए? वो खींचते हैं एक दूसरे को और इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं कि बीच का जो एयर होता है उसका वो पूरा ब्रेकअप कर देते हैं। फोर्स के कारण उसका एटम सब छितरा जाता है। फोर्स इतना इसके पास लगाता है कि बीच का जो एयर होता है, एयर क्या है बेसिकली, वैसे तो नॉन कंडक्टर है, एयर कंडक्टर तो नहीं होता है, लेकिन इतना ज़्यादा ये फोर्स से खींचते हैं कि एयर के जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स सब बिल्कुल छितरा जाते हैं। तो एयर पूरी तरह उस समय कंडक्ट करना शुरू कर देता है, कंडक्टर बन जाता है, और उसी के कारण वो एक गर्मी जो पैदा होती है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के कारण, वही गर्मी से चमक की तरह हमें बिजली की चमक दिखाई देती है जब एयर कंडक्ट करने लगता है करंट, वो बिजली होती है। और उससे जो आवाज़ पैदा होती है एयर के फटने से, जब एयर कंडक्ट करने लगता है फट के, बोले ना एयर को पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, जो एयर का सारा एटम्स अपना एक सिस्टमैटिक बंधा हुआ है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सब खींचे हुए हैं, उसको इतना फोर्स लगाता है कि बिल्कुल वो बिखर जाता है। तो उसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है जो आपको थंडर स्टॉर्म सुनाई देता है। बिजली कड़कने की जो आवाज़ सुनाई देती है इतनी विशाल, वो इसके कारण होती है। और वो एयर कंडक्ट करने लगता है तो वो आपको बिजली की तरह चमकती है। जैसे आप कभी कभी देख होंगे स्विच भी आप ऑन करते हैं तो कभी कभी आपको उसमें स्पार्क दिखाई देता है, ऑन ऑफ करते हैं जब हाई पावर का स्विच, तो वहाँ भी यही होता है। जब आप ऑन ऑफ करते हैं उसमें तो करंट इतना ज़्यादा होता है कि वो थोड़ा सा उस समय के एयर को तोड़ देता है, आयनाइज कर देता है, तो एयर से फ्लो करने लगता है, जो कि लाइट पैदा, वैसे ही सेम चीज़ है, वो छोटी बिजली है वो बड़ी बिजली है, तो वो हमें स्पार्क की तरह दिखता है। समझ गए? लेकिन वो इतना कम और उसमें आवाज़ नहीं, आवाज़ देखिए हल्का चर चर आवाज़ करता है ना, उसकी आवाज़ बहुत कम होती है, लेकिन आवाज़ वहाँ भी होता है।
और वही बिजली है जहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, लाखों करोड़ों वोल्ट होता है, तो वहाँ आवाज़ भी तेज़ और लाइट भी तेज़ होती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के। उसी पर आप लोग +2 में जब पढ़ते हैं तो उस समय एग्जाम्पल एक वांडर ग्राफ जनरेटर का आता है, हाँ, वो सब जो है सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही सब है एग्जाम्पल। तो चलिए उतना हमें उसमें नहीं जाना था, अभी हमें सिर्फ पर्पस था समझना नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और जिसमें कि हमने पढ़ा फर्स्ट जो है मैग्नेटिक, सेकंड पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अभी सिंपल केसेस को लेके चल रहे हैं, क्योंकि एकाएक कॉम्प्लेक्स लीजिएगा फिर बहुत सारा सवाल दिमाग में उलझ जाएगा, हमें उतना नहीं पढ़ना है। हाँ, नेक्स्ट है फिर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने आपको बताया, कल बताया मैंने आपको सर्कुलर मोशन में कि सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ओके, अर्थ घूम रहा है। तो मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मूवमेंट, एट एवरी मोमेंट इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। अर्थ के केस में तो उसका स्पीड भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है, तो द वेलोसिटी इज चेंजिंग, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, सर्कुलर मोशन में है। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो आपने पढ़ा कि वहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है, उसका इनर्शिया चेंज हो रहा है, तो वहाँ ज़रूर कोई फोर्स लग रहा है जो उसको इनर्शिया चेंज कर रहा है उसके। तो मैंने कल बताया कि वो फोर्स कौन लग रहा है, कहाँ से आ रहा है वो फोर्स, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन ऑन अर्थ और वट एवर प्लैनेट इट इज रिवॉल्विंग। तो वो फोर्स है बेसिकली सन का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वहां भी आपने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है वो दूर से अप्लाई हो जाता है, उसके लिए कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। सन और अर्थ कितनी दूर है बताइए, सन और अर्थ की दूरी क्या है बताया था आपको, 15 करोड़ किलोमीटर। 1.5 बिलियन हो जाएगा शायद, हाँ। तो सन और अर्थ के बीच कितनी दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर। हाँ, अब वो उसको हमें थोड़े लेके नापना है, कपड़ा काट के थोड़े देना है कि एग्जैक्ट होना चाहिए। उसी तरह से अर्थ और मून के बीच की क्या डिस्टेंस है, 3,84,000 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेट। तो देखिए इतनी दूरी है, यहाँ तो हम कुछ मीटर कुछ किलोमीटर की बात, और यहाँ तो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, उसके बावजूद भी फोर्स काम कर रहा है। और फिर मैंने आपको बताया कि गैलेक्सी में देखिएगा सोलर सिस्टम में, वहाँ तो फिर आप गिनते ही रह जाइएगा, 0 0 कितने जीरो लगेंगे। ये तो बहुत नियरेस्ट है सन से हमारा डिस्टेंस, क्योंकि नेक्स्ट हमारा स्टार जो है कितनी दूर है, 4.3 लाइट ईयर। हाँ, तो वो लाइट ईयर में है। यहाँ तो सन से अर्थ पर लाइट आने में कितना समय लगता है, 8.5 मिनट। 8.5 मिनट रफली 8 मिनट्स एंड 8.5 मिनट्स, 8 मिनट्स एंड 29 सेकेंड्स के आसपास लगता है। और वहाँ समझिए कि वो स्टार इतनी दूर है कि वहाँ से लाइट को आने में 4.5 साल लग जाते हैं रफली। समझ लीजिए कितना दूर है सन से यहाँ आने में। लाइट को, लाइट एक्सप्रेस अगर नाम रख दे ट्रेन का, लाइट का नाम लाइट एक्सप्रेस रख दें जो trend की तरह अगर आती है, तो सन से यहाँ आने में 8.5 मिनट लग रहा है मात्र, और स्टार से आने में उसको लग रहा है 4.5 साल। तो उसी टाइम स्टार रात मतलब कि चमचमाता है, फिर भी उतना चमचमाता है।
न जाने कितना गुना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा। बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े और हैं। सबसे बहुत बड़े, लेकिन फिर भी इतना इतना हाँ, चाहिए। लेकिन फिर भी वो हमें सन से छोटा दिखता है, क्योंकि दूरी समझ लीजिए कितना ज़्यादा दूरी पर है वो, कितना ज़्यादा दूरी पर है सन से। आप इस सब फिगर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। 8.5 मिनट का मतलब मान लीजिए कि 500 सेकंड रफली मान लीजिए, रफली 500 सेकंड मान लीजिए। एक घंटे में आपके हो जाएगा लगभग 7.5 मान लीजिए, 7 बार एक घंटे में सन से आएगा, लाइट आएगा जाएगा। एक दिन में 24 घंटे, यानी 24 × 68 168 एक दिन में। और एक साल में कितने दिन, 365 दिन। 365 में 168 को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो वो आ जाएगा 60,000 के आसपास। तो यानी कि कितना दूरी है, और फिर 4.5 साल, एक साल में तो 60,000, 4.5 साल में यानी कि पहुंच गया कितना, 2,80,000 के आसपास। तो 2,80,000 गुना दूर है वो स्टार सन से। 2,80,000 रफली मान लीजिए 3 लाख, तो 3 लाख गुना ज्यादा दूरी पर है सन से। बताइए, सन का जितना यहां से दूरी है, उसका दूसरा जो अगला स्टार है, अगला जो स्टॉपेज है उस रूट पर, वो 3 लाख गुना ज्यादा दूर है उससे। समझ लीजिए कितना दूर है। तो उसमें जितना स्टार आपको चमकता है वो 4.5 साल पहले ही चमकना स्टार्ट कर दिया। हाँ, और वो तो सबसे नियरेस्ट है, अगला तो और पता नहीं हजारों लाइट ईयर कितना दूर है। तो सन पर जो आप, सन को अभी आपने देखा ऐसे सन की तरफ, तो जो आपने देखा वो एक्चुअली 8.5 मिनट पहले था जो लाइट अभी आप पर पहुंची। और स्टार को जो आप देखते हैं, जो 4.5 साल जिसको अभी आपने देखा, जो आपको दिखा अभी, मान लीजिए उसका फेस कुछ दिखा आपको, नियरेस्ट का, वो 4.5 साल पहले वो चला था लाइट वहां से, और तब अभी आपको वहां दिखा। जो अभी आप देख रहे हैं वो 4.5 साल पहले था, अभी तो है ही नहीं वो, समझ गए। और दूसरे कई स्टार हैं जो हजारों लाखों साल पहले वो चला होगा लाइट वहां से, और अभी आप पर पहुंच रहा है। यानी वो जो आप चेहरा देख रहे हैं स्टार का, वो हजारों लाख साल पहले था वो जो अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, इन सब में कैसे एस्ट्रोलॉजी होता है, कैलकुलेशन करता है कि आज यहाँ है वहाँ है, जबकि आज का तो बात होता नहीं है। यही बता रहे हैं आप, देखिए, नहीं कल्पना नहीं है, रियलिटी है। सन तो एक धूल के कण की तरह है स्टार्स के बीच में, धूल भी नहीं, इलेक्ट्रॉन की तरह है। हाँ, करोड़ों गुना ही बड़ा है कम से कम सब। हाँ, बहुत ज्यादा विशाल है। आप देख लीजिए कि अगर एक इतना बड़ा डॉट की तरह, इस उंगली का पॉइंट की तरह आपको स्टार दिखता है, और सन लगभग इतना बड़ा आपको अगर दिखता है, तो समझ लीजिए कितना दूर है कि आपको इतना बड़ा दिखता है। उतना दूर कितना, 3 लाख गुना दूर है, तब जाके इतना दिखता है। सन तो अभी मान लीजिए इसका कितना दिखता होगा, 100 गुना बड़ा दिखता है। आप जो रात में स्टार जो दिखते हैं, जो आपको शेप दिखता है उसका, सन कितना उससे बड़ा, 100 गुना बड़ा दिखता होगा। ज्यादा से ज्यादा एक रफ फिगर हम ले, 100 गुना बड़ा दिखता है उसका। अब ये सोच लीजिए, वो तो लाखों गुना बड़ा है, उससे लाखों गुना दूर है। अब मून का ही देख लीजिए, तो ये सब फिगर, चलिए अब दूसरे उसमें आप देखिएगा, कंपेयर, मून का कंपेयर कीजिए, और साइज उसका एक्चुअल आपको पता है, सब डेटा आपको दिया गया है। जुपिटर का देख लीजिए, उसका डिस्टेंस, सन का डिस्टेंस, उसका साइज देख लीजिए, आपको पता। वो
लाखों गुना बड़े हैं सन से। सन तो सबसे छोटा स्टार है, धूल की तरह, इलेक्ट्रॉन की तरह है। समझ गए? चलिए आइए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया कि कितनी दूरियां हैं यूनिवर्स में, और इतनी दूरी से भी ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होते हैं। ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक पर्टिकुलर फोर्स है जो कि बहुत ही दूर से भी अप्लाई हो जाता है, बाकी फोर्स से जितनी दूर से अप्लाई नहीं होते। दिस इज द फोर्स विच कैन बी अप्लाइड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। बहुत दूर से अप्लाई हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स भी हैं, बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस पे वो काम करते हैं, बहुत छोटे डिस्टेंसेस में काम करते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स देख लीजिए, 500 किलोमीटर। हाँ 500 नहीं, ये तो आप देख लीजिए लाखों करोड़ों किलोमीटर पर लग रहा है। हाँ हाँ, अर्थ का ग्रेविटी 500 किलोमीटर के आसपास है, 450 के आसपास है, वही है कुछ। देखिए अर्थ का ग्रेविटी ऐसा नहीं है, वो आप दूसरा चीज कह रहे हैं। मैंने बोला इन सब का कोई लिमिट नहीं होता है, फील्ड जो है लिमिटेड होता है। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का एक और थोड़ा सा बता दें आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में जो लगता है, तो दोनों ही बॉडीज एक दूसरे पर लगाते हैं। इट इज अ म्यूचुअल फोर्स। ऐसा नहीं है कि एक बॉडी लगा रहा है और दूसरा नहीं लगा रहा है। यानी कि सन अगर अर्थ पर लगा रहा है तो अर्थ भी सन पर लगा रहा है। समझ गए? अब उसका कैलकुलेशन सब हम लोग एग्जैक्ट, जब ग्रेविटेशनल फोर्स हमें तो नहीं यहाँ डिटेल में पढ़ना है, उसमें होता है कि आपका मास कितना है और जो दूसरी बॉडी है उसका मास कितना है और वो कितनी दूरी पर है, उस पर वैल्यू सब डिपेंड करता है कैलकुलेशन। तो ये जो फोर्स है, फील्ड जो है मैंने बताया आपको इनफाइनाइट होता है, फील्ड का कोई लिमिट नहीं होता है। लेकिन फील्ड का एक इक्वेशन होता है कि उसमें जो स्ट्रेंथ है फोर्स का, या फील्ड का स्ट्रेंथ उसको बोलते हैं, वो डिपेंड करता है, उसका कुछ इक्वेशन होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, इनका फील्ड का जो है मतलब दूर होने पर इनका फोर्स बहुत तेजी से कम हो जाता है, तो नेग्लिजिबल हो जाता है। फील्ड तो रहता है, फोर्स रहता है। अगर एक चार्ज बॉडी जैसे वहां पर है, स्विच सब है, करंट है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो हम पर यहाँ अप्लाई हो रहा है, और वो दूर है वहां मंदिर पर भी अप्लाई हो रहा है। उसका फील्ड का कोई लिमिट नहीं है, वो पूरा अनलिमिटेड होता है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम होता है, तो वो हमें दूर से पता भी नहीं चलता है। ठीक है? लेकिन नजदीक जाते हैं तब जाके वो काम करना शुरू करता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम नहीं होता है, दूर दूर तक उसका स्ट्रेंथ रहता है, बहुत दूर से ऑपरेट होता है। आपने देखा यहाँ कि करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर है, तब भी वो अप्लाई हो रहा है, इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को ऑर्बिट में रखे हुए है। ठीक है? तो अर्थ भी उसी तरह है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी दूर होगा उसको फील्ड तो उसका रहेगा ही, लेकिन डिपेंड करेगा वो चीज़ का साइज कितना बड़ा है, और अर्थ का साइज जो है, जो भी है, उसके ऊपर उसका फोर्स डिपेंड करता है। तो वहाँ आपने जो बोला, उसके बाद क्या होता है कि उसका छोटी जो नॉर्मल बॉडीज हैं उस पर उसका जो फोर्स है वो बहुत वीक पड़ जाता है, तो हम कहते हैं कि इसके आगे इसका इफेक्ट नहीं फील कर। जो आपने 450 किलोमीटर बोला, तो वहाँ तक कहने का मतलब वहाँ तक फोर्स का एक ठीक ठाक इफेक्ट फील होता है, उसके बाद फोर्स बहुत वीक पड़ जाता है, क्योंकि अर्थ काफ़ी छोटी बॉडी है। अभी बताया ना आपको कितना छोटी बॉडी है। जब सन बताया कि एक धूल के कण की तरह है, और अर्थ का क्या हाल होगा? अर्थ तो एक इलेक्ट्रॉन की तरह है। आइए देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। लिखिए, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स
fall towards the earth because it pulls them. ठीक है, this force is full stop, this force is called the force of gravity. कॉमा और जस्ट ग्रेविटी, फुल स्टॉप. दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, यहां एक बात समझने की है कि ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी अट्रैक्ट करता है. इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो है दोनों तरह की होती है, वो अट्रैक्ट भी करती हैं, रिपेल भी करती है. जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट जो है आपने देखा होगा कई बार धक्का भी देता है उल्टा. अगर आप उसका डायरेक्शन मैग्नेट का ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे तो दूसरा मैग्नेट को वो पुश करेगा, लगेगा कि यहाँ से वो धक्का दे रहा है, उसको दूर भगाएगा. और उसका घुमा देंगे तो फिर अपनी तरफ खींचेगा भी उसको. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं वो दोनों तरह के, यानी अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं. जैसे आपने पढ़ा होगा ना, लाइक्स अट्रैक्ट एंड अनलाइक्स अट्रैक्ट एंड लाइक्स रिपेल. ये पढ़े होंगे, अगर ये सब पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और इस सब के बारे में, कि लाइक्स रिपेल एंड अनलाइक्स अट्रैक्ट. यानी एक का, अगर मैग्नेट की बात करें उसका नॉर्थ है और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ है उसके तरफ, तो उसको वो पुश करेगा अवे, उसको दूर भगाएगा. लेकिन अगर उसका साउथ होगा उसकी तरफ तो उसको खींचेगा अपने पास. समझ गए? उसी तरह चार्जेस, अगर दोनों नेगेटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, भगाएगा दूर. और जब अपोजिट चार्जेस है, प्लस और माइनस है, तो वो अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को खींचेगा अपनी तरफ. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो होते हैं वो दोनों नेचर के होते हैं, यानी अट्रैक्टिव भी होते हैं, रिपल्सिव भी होते हैं. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, ये रिपेल कभी नहीं, दूर नहीं भगाता है, हमेशा अपनी तरफ खींचता है खाली. ठीक है, दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, फुल स्टॉप. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी acts on all objects full stop. The force of gravity acts on all of us all the time without our being aware of it. हाँ, without our, our being aware of it. Full stop. Water begins to flow. Water begins to flow towards the ground as soon as we open a tap. As soon as we open a tap. Full stop. Water in rivers
flows downward due to the force of gravity. Due to the force of gravity. Full stop. Gravity is not a property of earth alone. Alone, full stop. Every object in the universe comma, whether small or large, comma, exerts a force on every other object. Full stop. This force is known as gravitational force. ठीक है, तो देखिए हमने लिखा कि ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। ठीक है, आपने देखा है कि किसी भी चीज़ को हम आकाश में हवा में छोड़ते हैं तो वो अर्थ की तरफ गिर जाती है, अर्थ की तरफ आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ जो है धरती उन्हें खींचती है अपनी तरफ। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। इसी फोर्स को हम या तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं या सिर्फ ग्रेविटी कहते हैं, है ना। हवा में आप कोई भी चीज़ को फ्री अगर छोड़िएगा तो वो हमारे अर्थ की तरफ यानी धरती ग्राउंड की तरफ आके गिर जाती है। भले आप देखते हैं ऊपर भी आप फेंकते हैं किसी चीज़ को, फिर भी वो थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी स्पीड 0 हो जाती है और फिर वो धीरे धरती की तरफ आना शुरू हो जाती है, अर्थ की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो ये किस तरह का फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। मैंने बताया आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्ट करती, कभी भी दूर नहीं भगाती। ऐसा नहीं है कि सन अभी अर्थ को खींच रहा है इस तरफ से और दूसरी तरफ घूम जाएगा तो उसको दूर धकेलना शुरू करेगा, नहीं। किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी ओरिएंटेशन में हो, हमेशा ये अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, और ये हर चीज पर, ऐसा सिलेक्टेड नहीं। जैसे मैग्नेटिक आप जानते हैं कि या तो दूसरे मैग्नेट पर करेगा या फिर जो है मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट है, उसी पर काम करेगा। जैसे लकड़ी पर है तो उसको नहीं खींचेगा मैग्नेट, प्लास्टिक है उसको खींचता है, नहीं खींचता है। बैग को खींचेगा, नहीं खींचेगा। सिर्फ मेटालिक जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी सर्टेन मेटल्स, हर मेटल को भी नहीं खींचता है। कुछ मेटल्स को या जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक होगा उसको जो है वो खींचता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं जो हर चीज पर काम नहीं करती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट पर काम करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, जिसके अंदर कोई अगर मास है, और आप जानते हैं कि कोई भी मैटर होगा तो मास तो होगा ही, बिना मास के तो कोई चीज हो नहीं सकती है। ठीक है, इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगे, लाइट जो कि हम मानते हैं कि वेव है, लाइट जो मानते हैं कि वेव है,
उसमें भी मास होता है और उसको भी ग्रेविटेशन फोर्स खींच लेता है अपनी तरफ, लाइट को भी खींच लेता है। ठीक है, लाइट जो कि आप रेडिएशन समझते हैं, जो कि मैटर नहीं है, एनर्जी है, कारण ये है कि मैंने अभी बताया आपको कि इस यूनिवर्स में अगर कुछ भी है, एनीथिंग, इट विल हैव सम मास। मास तो होगा ही। अब उसको इतना कम होता है कि हम उसको वेव मान लें, रेडिएशन मान लें, वो अलग बात है। हम अपने कॉमन वे में, कॉमन ऑब्जर्वेशन से हमें लगता है कि अरे इसमें तो कोई मास ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक बताएं कॉमन लाइफ का, पहले के समय में, आज से 15-20 साल 25 साल पहले, जो छोटा नाइट बल्ब आता था उसको क्या, अभी भी आता है, उसको क्या बोलते थे? 0 वाट बल्ब बोलते थे। बोलते थे जाके हम लोग कि 0 वाट का बल्ब दीजिएगा भाई। ठीक है, वो नाइट बल्ब की तरह लगाने, इस्तेमाल करने के लिए, या जहाँ कम लाइट की ज़रूरत है, उसको 0 वाट का बोलते थे। हम भी सोचते थे बचपन में, जब नहीं इतना पढ़े थे, कि 0 वाट का क्या मतलब है, 0 का क्या मतलब है, क्या 0 होगा? 0 वाट का मतलब हुआ कि कोई बिजली नहीं लेता है। वाट क्या है? कोई चीज़ कितना बिजली खपत करता है उसी का यूनिट है, बताता है। 100 वाट का पंखा, 100 वाट का मतलब उतना उसका बिजली खपत करने का रेट है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का रेट है। हीटर होता है वो 1000 वाट 2000 वाट का होता है, वो और ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है। तो इतना हमें कॉमन आइडिया था कि हम बल्ब हम लोग लेने जाते थे, उस समय पहले हम लोग बल्ब लिया करते थे, उस समय बल्ब ही आते थे, बाकी चीज़ें तो थी नहीं उस समय। तो बल्ब जो है तो हम लोग जाते थे कि भाई 100 वाट वाला बल्ब दे दीजिए, या 40 वाट का बल्ब दे दीजिए, या 60 वाट का बल्ब दे दीजिए। उस समय ये 2 बल्ब ज़्यादा चलते थे, 60 वाट और 100 वाट के। मुझे याद है 3 रुपए में उस समय बल्ब मिला करते थे। तो हाँ, जो बल्ब होता है ग्लो करता है, जो इनकैंडिसेंट बल्ब बोला जाता है। हाँ, तो वो हमें आइडिया था कि हाँ भाई 100 वाट का है, तो उसमें हमने देखा कि 60 वाट का बल्ब होता है, उसमें कम लाइट होता है, कम ग्लो करता है। 100 वाट होता है वो और ज़्यादा लाइट देता है। उस समय फिर लाइट, अब उस समय ऐसा हालत था इस बिहार राज्य में या देश में, कितनी कम बिजली आती थी कि वो बल्ब हम लगाते थे तो एक लाइन जैसा खाली उसका फिलामेंट ग्लो करता था, बस इतना वोल्टेज का, एक तो लाइट रहती नहीं थी। तो हम लोग फिर उस समय एक और बल्ब आता था 110 वाट का, तो वो होता था कि और ज़्यादा वो ग्लो करता था, तो उसको लगाते थे कि भाई जो कम आ रहा है वोल्टेज तो उसमें कम से कम कुछ लाइट तो देगा। ठीक है, तो वो थोड़ा महंगा आता था। तो वो हमें आइडिया था कि भाई बल्ब जितना जो वाट होता है उतना उसमें बिजली खपत होता है या उसका लाइट होता है। अब 0 वाट का मतलब क्या हो गया कि 0 होता है, उसमें 0 कोई बिजली नहीं। तो लोग उसको पहले यही मानते थे कि उसमें कोई बिजली नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि पहले के जिस तरह का इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई था, जिस तरह का मीटर वगैरह लगते थे, तो वो इतना कम बिजली खींचता था कि वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाता था उस समय के मीटरों के द्वारा। उस समय के मीटर जो एक मैकेनिकल मीटर होते थे, घूमता था उसमें और वो सब होता था, देखते तो उसमें घूमता रहता था, ऐसे गोल व्हील जैसा रहता था, और उसके घूमने के पर उसके बढ़ता था उसका रीडिंग। तो वो इतना उसमें कम पावर उसके वजह से होता था कि वो घूम ही नहीं पाता था। ठीक है, तो इसलिए 0 वाट। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब मीटर्स अच्छे आने लग गए क्वालिटी में, तो लोगों को समझ में आने लग गया कि भाई वो तो नाइट बल्ब है, उसका भी बिजली उठ रहा है, तो वो 0 वाट तो नहीं है। फिर हमने देखा कि वो तो दरअसल 15 वाट है। आज आप देखिए उसका 15 वाट क्लियर लिखा रहता है, पहले 0 वाट लिखा रहता था। 15 वाट वो ले रहा है। आज तो आपके सभी बल्ब जो लग रहे हैं वो 10 वाट 9 वाट के लग रहे हैं, जो कि उस समय के नाइट बल्ब से भी कम पावर है। उसको उस समय हम लोग 0 वाट कहते थे, 15 वाट। इतने घर में जो फ्यूज ये लगे होते हैं, इंडिकेटर्स लगे होते हैं रेड कलर का जो चमकता रहता है,
वो पहले लोग लगाते थे और कोई सोचते नहीं था, ठीक है भाई तो घर में जितना लगाना है लगाओ, हर फ्लैट में हर कमरे में लगा देता था लोग, क्योंकि वो बिजली कहता था इसका बिजली थोड़े उठता है। अब यहाँ तक ये है कि वो अगर आप इंडिकेटर भी लगाते हैं तो उसका भी वो मीटर नोट कर लेता है, उसका भी पता चला कि जो हैवी होता है उसका 7 वाट होता है, वो आपके बल्ब के बराबर है पुराने समय का जो। अब उसमें भी नए आ गए हैं जो बहुत ही कम आज के हिसाब से। तो कोई भी चीज अगर बिजली कंज्यूम कर रही है तो कुछ खपत खाएगा ही ना, ऐसा कैसे होगा कि खाएगा ही नहीं बिजली और काम करेगा, ठीक है। तो वो 0 वाट नहीं। उसी तरह यहां हमें तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम करेगा ही, कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो। हाँ, उसका फोर्स इतना कम होता है कि नॉर्मल वे में हम उसको फील, तो यही देखिए लिखा हुआ है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0 नहीं हो सकता है कभी, ठीक है, 0 नहीं हो सकता है, वो हम लगता है हमें। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। हमें पता भी नहीं चलता है क्योंकि हम आदत हमारी हो जाती है उसकी। हमें पता नहीं चलता है क्योंकि उसकी आदत हो जाती है और हम पर वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता रहता है। जैसे आपने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा कि आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा लग रहा है, आप अपने कंधे पर एटमॉस्फेयर का बोझ उठाए हुए हैं हर पल, और बहुत ज्यादा बोझ है। समझ लीजिए आपसे ऊपर कितना ऊपर एटमॉस्फेयर, उसका कितना फोर्स आप पर लग रहा होगा। कल्पना कर लीजिए तो कितना बड़ा एटमॉस्फेयर आप अपने कंधे पर बोझ की तरह उठा के चल रहे हैं। बट क्योंकि हमें उसकी आदत हो चुकी है तो हमें फील भी नहीं होता है कि हमारे ऊपर कोई अलग से बोझ पड़ा हुआ है, क्योंकि हमें हैबिट हो गई, ठीक है। उसी तरह ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो हम सब पर लग रहा है, हमें इसकी आदत हो जाती है। हाँ, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी महसूस कब होता है, बहुत ज़्यादा कब महसूस होता है, जब हम पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, जब हम पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, चढ़ने में कितना ज़्यादा वजन महसूस होता है, जोर लगता है। क्यों? क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने का कोशिश करते हैं। वही कह रहे हैं, जहाँ भी आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जब तक आप प्लेन पर चल रहे हैं आपको महसूस नहीं होता है चले जा रहे हैं। दिन भर देखिए चलते रहेगा। कोई अभी आया कि कई साल से चल रहा है, एक देश से दूसरे देश चला गया चलते चलते, उसको कहिए कि सीढ़ी चढ़े जा रहा है 1 साल तक या पहाड़ चढ़े, ठीक है। तो हम फील करते हैं ग्रेविटी का कब, जब हम ऊपर चढ़ना, अगेंस्ट ग्रेविटी जाना शुरू करते हैं। सीढ़ी चढ़ के देखिए, यहाँ पर 2 बार चढ़ जाइएगा, नीचे से ऊपर समझ में आ जाएगा। तमिलनाडु में मंदिर है इतने ऊंचे ऊंचे सीढ़ी वाले, वहाँ चढ़िए, पता चलता है सीढ़ी चढ़ने पर वहाँ ग्रेविटी फील होता है। या हम लोग पढ़ते थे हाइट पर बहुत, तो वहाँ जब चढ़ना होता था पहाड़ पर, हालांकि बच्चे थे जोश में चढ़ जाते थे, एक बार में एक सांस में चढ़ जाते थे, कई किलोमीटर था, क्योंकि उस समय बहुत एनर्जेटिक थे, बॉडी में बहुत एनर्जी होता था, फुर्तीले थे। एक बार चढ़ना शुरू करते थे तो चढ़ी के दम लेते थे, जबकि वो था लगभग 8-10 किलोमीटर की चढ़ाई थी। हाँ, और उतरना भी शुरू करते थे तो दौड़ते दौड़ते एक सांस में उतर भी जाते थे, क्योंकि जो है बहुत फुर्तीले, उस समय बचपन में आदमी बहुत फुर्तीला होता है। उस तरह का हम लोग का खासकर फिजिकल था वहाँ ट्रेनिंग जिस तरह का, कि बहुत सारे स्कूल में तो दौड़ा के ही चढ़ाता था, बोलता दौड़ के ही चढ़ो ऊपर, सीधे आराम से नहीं चलना है, दौड़ते हुए ही चढ़ना है। उनके सैनिक स्कूल ये सब के बच्चे जो होते थे उनको था दौड़ के ही चढ़ो, वो दौड़ते हुए चढ़ते थे, वो और हमसे ज़्यादा फिजिकली फिट रहते थे, बहुत ज़्यादा वो। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम सब पर लगती है हर पल, एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, कहीं भी हो लगती है और हमें पता भी नहीं चलता है। वाटर बिगिंस टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन अ टैप। जैसे ही देखिए आप कोई नल खोलते हैं, टैप खोलते हैं, क्या होता है, पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। क्यों नीचे गिरता है पानी, एक बात बताइए। ग्रेविटी के कारण।
क्योंकि उस पानी को अर्थ अपनी ओर खींच रहा है। जब तक हमने टैप उसका रास्ता बंद किया हुआ है तब तक वो नहीं बह पा रहा है। जैसे ही उसका रास्ता खोल दिया, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो बहना शुरू कर दिया, और जब तक पूरा बह जाएगा तब तक बहता रहेगा। वाटर बिगिंस टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन अ टैप। नदी का जो बहाव होता है, कहीं कोई ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कोई वेस्ट में, कोई नॉर्थ में, कोई साउथ में, ये कैसे? जिधर उसको ढाल मिलेगा, स्लोप मिलेगा, ग्रेविटी, हाँ स्लोप पर डिपेंड करता है। उसमें डायरेक्शन का थोड़े है, अर्थ थोड़े है कि नॉर्थ में खींचता है या साउथ में खींचता है। अर्थ तो हमेशा अपने सेंटर की ओर खींचता है। अब अर्थ है ऐसे गोल, और इस पर जो भी तो ये नीचे की ओर खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अब जिधर उसको ढाल मिलेगा उधर से बहना शुरू हो जाएगा। जहाँ ग्रेविटी खींचेगा उस डायरेक्शन में, तो कहने का पानी तो स्थिर ही रहेगा जब तक, बोलिए। ढाल मतलब कि देखिए उसको पानी को, अब जैसे ये लैपटॉप है, अब ये लैपटॉप धंसा क्यों नहीं जा रहा? अर्थ इसको खींच तो रहा है, लेकिन ये अभी कुछ सॉलिड टेबल पर रखा हुआ है ना, जो इसको गिरने नहीं दे रहा है। ऐसा थोड़े टेबल पर रखा हुआ है तो इसको ये अर्थ खींच नहीं रहा है, इसको खींच रहा है, लेकिन इसको जाने का कोई रास्ता मिल रहा है नहीं, क्योंकि टेबल इसको रोके हुए है। अभी नीचे से टेबल सरक जाए तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। अभी धरती फट जाए, बीच में बिल्कुल गड्ढा धरती में हो जाए तो क्या होगा? धरती में नीचे चलता चला जाएगा, कहाँ तक? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो पानी भी नहीं बह रहा है क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिल रहा है बहने का, कोई चीज रोके हुए है उसको। नल में आप रोके हुए हैं उसको, और जैसे ही आपने नल खोल दिया, रास्ता मिल गया बहने का, तो बहना शुरू कर दिया। फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हमेशा लग ही रहा है, यही तो अभी लिखे हैं हम। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा लग रहा है और हर ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। ठीक है, अभी हमारे नीचे से धरती खिसक जाए तो क्या होगा? हम नीचे चले जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे। आदमी चलते रहता है, अचानक मैनहोल खुला हुआ है तो क्या होता है? समा जाता है अंदर। क्यों समा जाता है? ग्रेविटी के कारण। जब तक चल रहा है रोड पर, रोड उसको रोके हुए है, अपने ऊपर संभाले हुए, और जहां रोड खत्म, बीच में गड्ढा हुआ, नाला हुआ, मैनहोल हुआ, चला गया अंदर धरती की तरफ। समझ में आई बात? तो पानी भी इसी तरह, जब तक उसको कोई चीज रोके हुए, संभाले हुए, वो नहीं बह रहा है। झील है, झील में जब तक चारों ओर से घुसा हुआ है, वो चारों तरफ से सरफेस से धंसा हुआ, तो वो नहीं बह रहा है। झील में से कोई खोद के रास्ता निकाल दीजिए, झील को कोई किनारे उसका खोद के बहने का रास्ता निकाल दीजिए, देखिए सारा पानी बह जाएगा। अगर नीचे उसको जाने का कोई मतलब, नीचे अपने हाइट से नीचे का कोई रास्ता मिलेगा, हाँ स्लोप मिलेगा। तो वाटर इन रिवर्स, आगे हमने लिखा कि वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड टुवर्ड्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो भी नदी का पानी होता है वो नीचे की तरफ, नीचे कहने का मतलब क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब ये अर्थ का आपने पढ़ा कि स्फेरिकल है, उसके ऊपर नदी, तालाब, सब कुछ झील है, और पानी पहाड़ पर है, कहीं ऊंचाई पर है, तो वो नीचे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ आने की कोशिश करता है। उसके लिए जो रास्ता मिलेगा उधर से वो बहेगा, चाहे नॉर्थ में हो, साउथ में, जिस डायरेक्शन में। देखिए नॉर्थ और साउथ जो है, ये इस तरह से, देखिए इस तरह से धरती के ऊपर इधर इधर नॉर्थ, ऐसा नहीं है मैप में आप देखते हैं नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, तो वैसा नहीं है। वो मैप ऐसे टंगा रहता है, इसलिए आपको नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे दिखता है। वो धरती तो इस तरह से, एक्चुअली जो मैप ऐसे देख रहे हैं वो तो ऐसे है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है या वेस्ट है, सब बराबर है। समझ में आई बात? हम लोग जब मैप ऐसे खड़ा देखते हैं तो ऐसा दिमाग में बैठ जाता है कि नॉर्थ ऊंचा है, साउथ नीचा है, या ऊपर है नीचे है। ऐसा ऊपर नीचे का बात नहीं है। दिस इज ऑल हॉरिजॉन्टल। इसमें डायरेक्शन है, नॉर्थ है, साउथ है, वो तो जिधर भी बह सकता है, वो सब उसके लिए बराबर है। हाँ, बस उसको स्लोप जिधर का मिलेगा बहने का, उधर बह जाएगा। तो डाउनवर्ड फ्लो करता है वाटर हमेशा, हाँ अपवर्ड फ्लो नहीं करता है, डाउनवर्ड। और डाउन कहने का मतलब यहाँ अर्थ के सरफेस से डाउन की बात।
डायरेक्शन नहीं है कि नॉर्थ ऊपर है और साउथ डाउन है। तो वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। और ये ग्रेविटी जो है, अब हमने देखा अपने आसपास, हम अपने अर्थ पर देखते हैं कि भाई जो भी चीज़ है उसको अर्थ खींच लेता है, इसका मतलब ग्रेविटी है। तो ये ग्रेविटी फिर लोगों ने देखा साइंटिस्ट की सिर्फ अर्थ का ही प्रॉपर्टी नहीं है। इस यूनिवर्स में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, छोटा या बड़ा, स्मॉल और लार्ज, इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। वो हर दूसरी चीज पर फोर्स लगाता है। जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट हैं, आप अपने आसपास की हर चीज पर फोर्स लगा रहे हैं। आप मुझ पर फोर्स लगा रहे हैं, आप इस लैपटॉप पर लगा रहे हैं, इस हर चीज जो भी आपके चारों तरफ है उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं। आप भी सन पर फोर्स लगा रहे हैं, विश्वास? आप भी सन पर फोर्स लगा रहे हैं। कैसे? क्योंकि बोले ना, सन भी तो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में। और जिस तरह सन खींचता है, अर्थ खींचता है, उसी तरह आप भी खींचते हैं हर चीज को। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सब एक दूसरे से अट्रैक्ट। हर अभी क्या लिखा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, जब एयर हो सकता है तो हाँ, क्यों नहीं हो सकता? स्मॉल और लार्ज, वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो हाँ, तो आप भी जो है, आप भी किसी चीज, जैसे वो हेलमेट है आपके बगल में, आप उसको खींच रहे हैं अपनी तरफ, आप उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आई बात? आप भी उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन कहिए कि सर सरक तो रहा नहीं है। इसलिए नहीं सरक रहा है कि जिस मीडियम पर वो रखा हुआ है, जिस लकड़ी के पीस पर रखा हुआ है, वो उस पर एक फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है, और वो फ्रिक्शन आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है। अगर वो वैक्यूम में रहता तो वो आपकी तरफ खींच जाता। अगर यहाँ वो लकड़ी जो फ्रिक्शन है, वो कोई मान लीजिए कि बहुत ही चिकना ऑब्जेक्ट होता है जिस पर कोई फ्रिक्शन नहीं रहता, तो वो हेलमेट आपकी तरफ खिंचा के आ जाता है, स्लाइड कर। हाँ, चूंकि जिस पर वो रखा हुआ उसका फ्रिक्शन इतना है कि वो उसको मूव नहीं करने दे रहा है, इसलिए वो स्थिर है। हाँ हाँ। और दूसरी बात है कि डिपेंड करेगा वो फोर्स पर कि कितनी तेजी से खींचता है। हो सकता है बहुत धीमे धीमे खींचे, मतलब हो सकता है कि 2 साल में नजदीक आपके है, लेकिन मूवमेंट होगा। यस, वो अभी इसलिए नहीं मूवमेंट हो रहा है क्योंकि वो फ्रिक्शन जो है उस पर काम कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बोलते हैं, रुके हुए में जो काम करता है फ्रिक्शन, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो वो आपके ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन आप लगा रहे हैं उससे ज़्यादा है, इसलिए उसको खींचने नहीं दे रहा है, वो उसको पकड़ के रखा है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स में, वो हर ऑब्जेक्ट, वो आपके सामने जो पेन रखा हुआ है वो भी आपको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन उसका फोर्स इतना कम है कि आपको उसका इफेक्ट फील नहीं हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग कितनी चीज़ों के फील्ड में रहते हैं। आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो सभी आपको खींच रही हैं दुनिया की, और डिपेंड नहीं करता है वो इस अर्थ पर है। सन भी आपको खींच रहा है, और जो प्रोक्सिमा सेंटाuri स्टार है 4.5 मिलियन लाइट ईयर दूर, वो भी आपको खींच रहा है, और जो मिलियन लाइट ईयर्स दूर है वो भी आपको खींच रहा है। आप समझ लीजिए कि आपको कितनी चीजें अपनी तरफ खींच रही हैं। ठीक है, लेकिन हम उसे फील नहीं करते हैं क्योंकि हम उसके हैबिट हो जाती है हमें। ठीक है, तो हमें फील ही नहीं हो, हमें लग रहा है हम तो फ्री है, कोई दिक्कत, कोई फोर्स नहीं, क्योंकि उसका है
वजन क्यों नहीं पता चलता? किसका वेट? ये पूरा यूनिवर्स का इसका जो बोझ मैंने बताया ना कि हमें ईश्वर ने ऐसा बनाया, हर चीज़ को, हमें खास करके हम चेंज को फील कर पाते हैं, केवल चेंज पूरी फील चेंज को फील कर पाते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम फील नहीं कर पाते। ठीक है, हम सिर्फ, जैसे आप प्लेन में उड़ रहे हैं, आप प्लेन में उड़े होंगे, हाँ फ्लाइट में उड़े हैं, आप देखते हैं कि जब आप टेक ऑफ करते हैं आपको पता चलता है कि बहुत तेजी से प्लेन दौड़ता है और फिर टेक ऑफ कर गया। 200-300 हाँ, किलोमीटर आपने नोटिस किया होगा जब एक बार ऊपर जाके आकाश में अपने प्रॉपर जगह पहुंच जाता है, सीधा हो जाता है। सीधा हो जाता है, उसके बाद लगता है जैसे कि आकाश में रुक गया प्लेन, फिर आपको महसूस होता है कि प्लेन चल रहा है। अगर इंजन वगैरह का आवाज़ आए तो अलग बात है, आवाज़ नहीं आए अगर, इंजन तो अलग चीज है। हाँ, तो आपको लगेगा, अपने आसपास देखिएगा, लगेगा अरे हम तो आकाश में टंग से गए हैं, लगता है कि बिल्कुल रुक गए हैं आकाश में। तो बादल दिखाई दे तो अलग हाँ। बात है। आपको अंदर फील होता है कि हम इतनी स्पीड से उड़ रहे हैं? नहीं फील होता है। एकदम नहीं तो ऐसे समय, और आप मान लीजिए ऐसी जर्नी में हो कि मान लीजिए 1 महीने की जर्नी है, 1 महीना आपका प्लेन, कहीं जा रहे हैं ऐसी जगह कि मान लीजिए 1 महीना आपको प्लेन में उड़ना है, पूरा ब्रह्मांड तो हाँ मान लीजिए, तो 1-8 घंटे के बाद आप ऐसे हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको ऐसा फील होगा जैसा अभी आपको इस अर्थ पर लग रहा है बैठे हुए। आपको क्या लग रहा है? अभी रुके हुए हैं, आप भूल गए हैं कि अर्थ कितनी तेजी से मूव कर रहा है, कितने हजारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और आप भी उसके साथ साथ घूम रहे हैं। आप भी तो सन का चक्कर लगा रहे हैं उसी तरह से, अर्थ के ऊपर आप भी तो हैं, अर्थ घूम रहा है, आप भी घूम रहे हैं, आप भी हजारों किलोमीटर की स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अभी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि रिवॉल्व कर रहे हैं? नहीं महसूस हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको आदत हो गई है उसकी। समझ गए? आपके जो सेंसेस हैं वो उसी तरह से ढल गए हैं कि आपको लग रहा है हम तो आराम से बैठे हुए हैं, हम कहाँ मूव कर रहे हैं। अगर अभी आपको बाहर स्पेस में और कोई दूसरी चीज़ें घूमती हुई दिखेंगी, जैसे ट्रेन से हम जब बाहर झांकते हैं, जब तक ट्रेन का सब शीशा बंद है, सब लोग बैठा हुआ लगता है आराम से बैठे हुए तो हैं, केवल हिलेगा तो हाँ, तो उसी तरह अभी हम ट्रेन में ही बैठे हुए हैं, अर्थ नाम के ट्रेन में बैठे हुए जो बहुत तेजी से घूम रहा है। कहीं अगर खिड़की खोल के कोई बाहर का दिखा दिया, देखे कि अरे ये तो लगता है कि बहुत ही राजधानी का 100 गुना स्पीड से भाग रहा है सब। जैसे हम ट्रेन में देखते हैं, कैसे लगता है अपोजिट की उतनी स्पीड से दूसरी चीजें भाग रही हैं। तो हमारे सेंसेस जो हैं वो चेंज को ही नोटिस। अभी अगर आपको अर्थ का स्पीड अचानक से कम हो जाए तो आपको झटका सा, जैसे ट्रेन का स्पीड या ब्रेक लगता है, कैसे झटका महसूस होता है आपको, या जब ट्रेन रुकी हुई रहती है और अचानक जब उसको चलना होता है झटका देती है बढ़ने के लिए, वो भी इनर्शिया आपका ब्रेक कर रहा होता है। आप शांत से बैठे हुए हैं, 10 मिनट से प्लेटफॉर्म पर रुके हुए हैं, और उसके बाद ट्रेन को चलना होता है तो क्या लगता है कि झटका दिया है, फिर चलना शुरू किया। हाँ, सब लोग, हम लोग आकाश में फेंका जाएंगे, इतना, हाँ, इतना जोर का झटका लगेगा। आप देखिए कि ट्रेन में थोड़ा सा झटका लगता है तो हम सीट पर खिसक जाते हैं। अगर वो तेजी से झटका दे तो क्या होगा, हम लोग सामने वाली सीट से जाके टकराएंगे कस के। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ अर्थ इतनी तेजी से घूम रहा है कि अगर उसकी स्पीड में कोई चेंज आया, आप बहुत तेजी से, आप समझ लीजिए कि आप हाई स्पीड झूले पर झूल रहे हैं और उसमें से आपका अगर टूट जाए, ग्रिप छूट जाए तो किस स्पीड से फेंकाइएगा बाहर। हाँ, उसी तरह अर्थ भी एक झूला है जिस पर आप घूम रहे हैं और बहुत ही ज्यादा तेजी से घूम रहे हैं, लेकिन आपको पता चल रहा है कि अभी आप घूम रहे हैं? नहीं, आपको तो लग रहा है हम आराम से क्लास में बैठे हुए पढ़ रहे हैं। तो हम सब उसी तरह एक ट्रेन में हैं। ट्रेन का समझ लीजिए सारा खिड़की शीशा बंद है, हमें बाहर का कुछ नहीं दिख रहा है, और हम लोग आराम से हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, लेट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। हम लोग आराम से बैठे हुए हैं। और अगर बढ़िया कोच, बढ़िया ट्रेन होगा तो आपको झटका भी नहीं महसूस होगा, उछलने कूदने का भी
पहले जैसे एसी, पहले के एसी जो कोच होते थे हिलते भी नहीं थे दम, लगता था कि शांति से बिल्कुल दम बैठे हुए हैं, लेटे। अब का तो सब ऐसा घटिया वाहियात कर दिया है कि लगता है कि राजधानी में भी उठा पटक करते रहता है। लेकिन पहले के कोचेस अलग डिज़ाइन के थे और बहुत ही बिल्कुल मूव नहीं होता था। हाँ, तो उसी तरह समझिए कि हम सब इस अर्थ जैसे ट्रेन पर हैं और सारे खिड़की शीशे बंद हैं, हम बाहर का कुछ नहीं देख सकते, हमें लग रहा है सारा कुछ रुका हुआ है। ये अर्थ है, मकान है सामने, मंदिर है, आदमी आ रहा है, आराम से जा रहा है सब। हम लोग अपनी ही ट्रेन के अंदर दुनिया में मस्त हैं, समझ रहे हैं। जैसे ट्रेन में हम लोग बंद करके आए जाते थे, हम लोग 2 दिन का ट्रैवल रहता था, आराम से लगता था कि खा पी रहे हैं, घर की तरह हो गया है, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं खुराफात, जैसे घर में बैठे हुए हैं आराम से। हम लोग को फील ही नहीं होता था कि इतना दूर का हम लोग जर्नी कर रहे हैं, आदत हो गई थी। और आम लोग को लगता है अरे 2 दिन कैसे जाएंगे ट्रेन में, 3 दिन। नहीं, फॉरेनर यहीं के लोग को कह दीजिए कि 3 दिन ट्रेन में बैठना है। हाँ, 3 दिन का जर्नी, 72 घंटे की जर्नी ट्रेन में। और हम लोग को आदत हो गई थी, आराम से बैठते, उसके बाद दिन भर अपना सिर कभी गप शप दे रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, कभी लेट रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी सीनरी का नज़ारा ले रहे हैं, घूम रहे हैं ट्रेन में इधर से उधर, सबसे मिलते जुलते। क्योंकि हम लोग चेंज को ही, जैसे आप, मैंने बताया आप गाड़ी पर जा रहे हैं, आपने बाइक पर जा रहे हैं, किसी चीज़ पर जा रहे हैं, तो जब आप एक स्पीड पकड़ लेते हैं और चले जा रहे हैं उसी स्पीड पर, तो आपको कुछ फ़र्क महसूस होता है? कुछ भी नहीं महसूस होता है। फ़र्क कब महसूस होता है? जब या तो आप एक्सीलरेट स्पीड बढ़ाते हैं तो आपको एक दबाव सा महसूस होता है, पीछे की तरफ हो जाते हैं कि नहीं, अगर पीछे बढ़े हैं तो, या अगर कोई स्पीड कम करता है, ब्रेक लगाता है, तो आगे की ओर फोर्स महसूस होता है, झटका सा लगता है। अगर एक ही स्पीड से चले जा रहे हैं तो आपको लगता है आराम से बैठे हुए बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। नहीं, स्पीड जब आगे आप बढ़ते हैं तो आपको पीछे की तरफ फोर्स महसूस होता है, वो अब फोर्स में डिटेल डिस्कस हम लोग को नहीं पढ़ना है, आपको पीछे की ओर लगता है। नहीं नहीं नहीं, प्रेशर ऑफ एयर नहीं लगता है, वो आपके मोमेंटम में चेंज होता है, उसकी एक्सीलरेशन की वजह से लगता है, स्यूडो फोर्स है, कोई रियल फोर्स नहीं है। हवा का तो अलग बात है, हवा रहेगा तो वो लगाएगा दबाव, हवा का फोर्स अलग है। हवा नहीं भी रहेगा तो भी अगर आप एक्सीलरेट करेंगे तो आपको लगेगा पीछे की तरफ दबाव लगेगा। बिल्कुल शांत हवा रहता है, नहीं रहता तब भी तो आपको महसूस होता है, भले आप थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ाइएगा, 10 से 30 करिएगा, तब भी आपको झटका जैसा पीछे लगेगा बैठने वाले को। आगे वाला पकड़े रहता है हैंडल वगैरह, इसलिए उसको नहीं महसूस होता है, पीछे वाले को ज़्यादा महसूस होता है। हाँ, उसको उतना सपोर्ट नहीं रहता है। तो कहने का मतलब है कि एक्सीलरेट जब हम करते हैं तो हमें, जब हम एक्सीलरेट यानी कि चेंज कर रहे हैं, स्पीड को बढ़ा रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन में रहिएगा जब तक, तब तक कुछ नहीं महसूस होगा। जब आप ट्रेन में बैठे हुए, ट्रेन चली जा रही है 100 की स्पीड से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप तो आराम से बैठे हुए अपने कोच में, आप हिल डुल भी नहीं रहे हैं। एक स्पीड से अगर ट्रेन चल रही है तो आप आराम से बैठे हुए अपना चाय नाश्ता खा पी रहे हैं, सब कर रहे हैं। प्लेन में बैठे हुए 600-700 की स्पीड से उड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लग रहा है सब तो बैठा हुआ है शांति से, गप सप दे रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, टहल रहे हैं। लेकिन अगर प्लेन का अचानक स्पीड कम हो जाए किसी कारण से, तो क्या होगा, सब जाके टकराएंगे आगे पीछे। जहाँ ट्रेन में जैसे अचानक से स्पीड ब्रेक लगा देता है तो क्या होता है, लगता है कि जाके टकरा गए आगे। हाँ, ये कोई फोर्स नहीं होता है, ये ड्यू टू चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको स्यूडो फोर्स कहते हैं, जो हमें सिर्फ महसूस होता है, लगता है। PSEUDO, EUDO। अब उसका देखिए, ये एक्चुअली फोर्स तो है, ठीक है, इसको समझाने में आपको डिटेल पूरा समझाना पड़ेगा, फोर्स का इंटरेक्शन, कि कैसे वो फोर्स, क्यों आखिर वो हमें झटका लगता है या क्यों हम आगे या पीछे होते हैं, उसको समझाने के लिए पूरा फोर्स का मैकेनिज्म समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ये देखिए कि
मैंने बता रहा था आपको ये कि जो हम लोग का जो बॉडी है, अगर कोई चीज़ स्थिर एक अवस्था में है, इनर्शिया में है, यही इसलिए यहाँ इनर्शिया का रोल आता है। इनर्शिया में यानी कि मान लीजिए 600 की स्पीड से उड़े जा रहे हैं उसी स्पीड से, तो क्या है वो? यूनिफॉर्म मोशन इनर्शिया का केस है कि जिस स्टेट में है आप उसी स्टेट में रहना चाहते हैं, भले 600 की स्पीड से उड़े जा रहे हैं तो रहें, वहां पर आप चेंज नहीं चाहते हैं। आप चाहते 600 से उड़ रहे हैं, उड़ते रहें, नॉर्मल आपके लिए है वो, कोई महसूस आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने बोला आप 1 महीने के जर्नी पर हैं, 2 घंटे प्लेन में उड़ना, बॉडी आपका एडजस्ट हो गया, फिर आपको लगेगा कि नॉर्मल है, कुछ नहीं है, कहीं चल फिर नहीं रहे, आराम से हैं प्लेन में बैठे हुए, जैसे हम लोग को 3 दिन के जर्नी में ट्रेन में लगता था। महसूस तभी होगा जब प्लेन की स्पीड कम होगी, आपको लगेगा अरे ये क्या हुआ, प्लेन के झटका लगा, प्लेन का स्पीड क्यों कम हुआ। या तेज करेगा स्पीड तो पीछे की तरफ आप लोग महसूस करेंगे, ठीक है। तो चेंज को ही हम लोग फील कर पाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन को या इनर्शिया में फील नहीं कर पाते। हम लेटे हुए हैं और अचानक नींद, सोए हुए आराम से मजे ले रहे हैं, रात में राजधानी 100 की स्पीड से भागी जा रही है, सोए हुए, कोई दिक्कत नहीं। अचानक कहीं ब्रेक लगाता है, झटका लगता है, उठ जाते हैं, अरे क्या हुआ, कहाँ रोक दिया। जब तक चली जा रही थी आराम से आप सो रहे थे, जहां रुका झटका लगा या किसी ने चेन पुलिंग कर दिया, रुक गया। अभी देखिए बैठे हुए हैं, पंखा चल रहा है, लाइट जल रहा है, काम चल रहा है, खुश है, ठीक है। लाइट कट जाए बेचैन हो जाते हैं, अरे क्या हुआ, फैन नहीं चल रहा है, लाइट कट गया, कुछ काम नहीं हो रहा है। क्यों? हम इनर्शिया में थे, सब कुछ चले जा रहा था, फैन चल रहा था, लाइट ऑन था, काम चल रहा था, म्यूजिक चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, एक इनर्शिया में थे। और चल रहा है तो चल रहा है, मजे में, कोई फील नहीं हो रहा है, जो मना रहा है काम कर रहे हैं, अपना टीवी देख रहे हैं, कुछ है, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। और लाइट चला जाए, पंखा बंद हो जाए तो अजीब बेचैनी लगने लगता है कि अरे क्या हुआ, कुछ चल नहीं रहा है, फैन नहीं चल रहा है, लाइट नहीं चल रहा है, कोई भी काम करेंगे तो करना बंद कर देंगे। हाँ। तो हम हमेशा चेंज फील करते हैं, इस तरह का हमें ईश्वर ने बनाया ही है। और जो हम कहते हैं एडजस्ट कर जाना है, कहते हैं ना एडजस्ट हो जाता है आदमी धीरे धीरे, वो एडजस्ट होने का मतलब एक इनर्शिया चेंज हो जाता है आपका, फिर वो आपके लिए नया नॉर्मल हो जाता है। उसके लिए आजकल नया वर्ड यूज़ कर रहे हैं, न्यू नॉर्मल, कोरोना के बाद। अब हमको आदत हो गई, शुरू जब मास्क लगाना पड़ रहा था तो बड़ा ही बेचैनी लगता था, अजीब सा लगता था कि क्या मास्क पहना दिया है सरकार ने, मास्क लगाना पड़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ रहा है। अब आदत हो गई। हमारे फादर हैं, उनको आज तक हेलमेट लगाने का आदत नहीं हुआ, इस उम्र में आज तक हेलमेट नहीं लगाना चाहते हैं, नहीं लगाते, कोशिश करते हैं अवॉइड कर। हम लोग भी जब छोटे थे और हेलमेट लगाना पड़ता था, अजीब लगता था कि क्या सिर पर झमेला सा लगा लिया, फ्रीली नहीं देख पा रहे हैं, इधर उधर चल नहीं पा रहे हैं, गाड़ी चलाने में अजीब लग रहा है, ऊपर से सिर के ऊपर क्या लगा दिया इतना कॉम्प्लिकेटेड सा हेलमेट जैसा। हाँ, अभी ये आदत है कि हम नहीं लगाते हैं तो अजीब लगता है कि क्या चले जा रहे हैं बिना हेलमेट के, बड़ा ही अजीब लगता है। हम नहीं चल सकते हैं बिना हेलमेट या गाड़ी में बिना सीट बेल्ट लगाए तो, खुद ही नहीं, क्योंकि हम उसको हम एडजस्ट कर चुके हैं उस चीज़ से। और जो हम फादर की बात बोले आज तक नहीं कर पाए, वो आज तक चाहते हैं अगर नहीं ऐसा जगह रहेगा, नहीं चेकिंग, तो बिना हेलमेट के ही चलें। उनका नॉर्मल अलग है, हमारा नॉर्मल अलग है। तो हर कोई, मैंने बोला चेंज कोई नहीं चाहता है। अभी देखिए सरकार बदल गई बिहार में, तो लोगों को तरह तरह का वो हो रहा है, जैसे चल रहा था वैसे। हाँ है, हाँ 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 हाँ, आज तक पे जो दल बदल कर दिया, न्यूज़ से चला गया है, सुधीर करके नाम है। खैर जो है देखिए, उन सब का काम है अपना अपना, सबका वो करने दीजिए, सबको अपना चैनल चलाना है, पैसा कमाना है, बहुत काम है, वो छोड़िए। दुनिया में हर किसी का अपना काम है, वो उसको करता है। बात है कि अब एक आदत हो गई थी, हाँ भाई चल रहे हैं, भाजपा के साथ सरकार चल रही है, अब उस चेंज हो गया तो लोगों को खलबली मच गई। क्यों? अगर वैसे ही चलता रहता तो कोई खलबली नहीं होती, चेंज हो गया तो अब खलबली हो गई। तो हम लोग हमेशा चेंज को नोटिस करते हैं, समझ में आई बात?
ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा जैसा आपने पूछा कि सर इतना वेट है हमें क्यों नहीं पता चलता है, क्योंकि जब से आप पैदा हुए उसको फील कर रहे हैं, उसी के साथ आप चल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो आपको उसकी आदत हो चुकी है। अगर अभी कोई हटा दे, जैसे देखिए कैसे फील होता है, आपको फील होता है, आपने नोटिस किया होगा नहीं, हम लोग जब स्विमिंग पूल में तैरते थे, स्विमिंग पूल में जब तैरने जाते थे, तैरते थे 1 आध घंटे, तो स्विमिंग पूल में उतरते ही कैसा आपको महसूस होता है, या पानी में आप उतरते हैं, नदी में कहीं उतरते हैं तैरने, तो लगता है कि वेट चला गया बॉडी का, है कि नहीं, हल्का महसूस होता है। और जब हम लोग स्विमिंग पूल से जब स्विमिंग कर लेते थे 1 घंटे के बाद निकलते थे, लगता था कि अरे कितना भारी हो गया है शरीर। कभी नोटिस किया आप इस बात को? नहीं। हाँ, जब हम लोग 1 घंटे तैरते थे, उसके बाद जब निकलते थे तो ऐसा लगता था कि शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, चला ही नहीं जा रहा है। थोड़ी देर के लिए महसूस होता था बहुत ज़्यादा वो चीज़, फिर धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो, लगता था कि चला ही नहीं जा रहा है, चला ही नहीं जा रहा है, इतना भारी हो गया है शरीर। क्योंकि जब हम लोग पानी में होते हैं तो क्या फील करते हैं? वेटलेसनेस। लगता है कि वेटलेस हो गए हैं, वजन चला गया है शरीर का, हल्के हो गए हैं बिल्कुल। अभी भी आप पानी में उतरते हैं तो अजीब सा नहीं लगता है, कुछ अजीब सा गुदगुदी सा अंदर से फील होता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप वेटलेस महसूस करते हैं। कारण ये है कि पानी आप पर एक फोर्स एग्जर्ट करता है, और वो फोर्स जो अर्थ आपका फोर्स खींचता है उसको कम कर देता है, उसके अगेंस्ट चला जाता है। अर्थ आपको अपनी तरफ खींच रहा है और पानी आपको अपने से दूर बाहर धकेलना चाहता है, तो उसकी वजह से वो कुछ अर्थ का फोर्स को कैंसिल कर देता है। तो आपको जो अर्थ का फोर्स आप फील कर रहे थे वो कम हो जाता है। इसकी वजह से जैसे ही आप पानी में उतरते हैं आपको अजीब अजीब सा महसूस होता है। समझ गए? क्योंकि वो वेटलेस, आप कम वेट अपने अंदर महसूस कर रहे होते हैं, उसकी वजह से वो अजीब सा फीलिंग आता है पानी के अंदर जाने पर। तो जब हम तैर लेते थे थोड़ा देर, आदत हो जाती थी पानी की, उसके बाद जब बाहर निकलते थे तो लगता था कि ओह चला नहीं जा रहा है, शरीर कितना भारी हो गया है, हैवी हो गया। हम लोग को नोटिस कर सोचते थे क्या होता है ऐसा, फिर टीचरों से बात किया और से बात की, भाई नॉर्मल है, ऐसा ही होता है। हम लोग को लगा कुछ अब ना कुछ हो गया क्या। पानी से जब निकले शुरुआत में तो लगा कि इतना वजन बढ़ गया, चला ही नहीं जा रहा है, थोड़ी देर रुक जाए, कहीं बैठ जाए, क्योंकि उतने देर हम लोग वेटलेस हो गए थे, एक अलग माहौल में थे। और उसके बाद जब वापस अर्थ के माहौल में, ग्रेविटी में आए तो लगा कि शरीर कितना भारी हो गया है। वहां क्यों नोटिस किया? क्योंकि चेंज। वैसे ही अगर आपको अभी आप अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हैं और आपको हटा दिया जाए, ऐसी जगह आप चले जाएं कि जिसमें अर्थ का प्रेशर नहीं लग रहा है, और फिर से आप आए खुले जगह में, देखिए कैसा लगेगा कि दब जाएगा, कुचल देगा हमको ये हवा जो है, इतना वजन है इसमें। समझ गए? इसीलिए देखिए जो लोग स्पेस में जाते हैं, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात चल रही है, जो स्पेस में जाते हैं जो लोग मिशन वगैरह पर, तो उनको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, कई महीने उनको ग्रेविटी फ्री एटमॉस्फेयर में रख के ट्रेनिंग दिया जाता है। उनके लिए ऐसे चैम्बर्स क्रिएट, पूरा लैब क्रिएट किया रहता है जो ग्रेविटी फ्री होता है, जिसमें ग्रेविटी काम नहीं करता है, और वैसे माहौल में उनको रह के धीरे धीरे एडजस्ट करना होता है, ताकि वो जब स्पेस में जाएं और ग्रेविटी का इफेक्ट फील ना करें, जीरो ग्रेविटी में जाएं तो वो नॉर्मल रह सकें। नहीं तो उनको भी वैसा, बहुत लोग मर भी जाते हैं उसमें, नहीं जो एडजस्ट कर पाता है। हाँ, तो मॉनिटर किया जाता है। तो इसीलिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है ऐसे जीरो ग्रेविटी के एटमॉस्फेयर का, वैसे माहौल का, कि जहाँ उनको हवा में तैर रहे हैं और ग्रेविटी नहीं है। फिर आते भी जब वहाँ से वो लौटते हैं तो कुछ दिन उनको ऐसे रखा जाता है धीरे धीरे, जहाँ ग्रेविटी क्रिएट किया जाता है, अचानक से नहीं तो उनका शरीर का सब फट जाएगा, सारा नस होगा। उनको पहले कुछ दिन रखा जाता है स्पेशल जगह वहीं पर, जहाँ धीरे धीरे उनको, जो ग्रेविटी में रह के आए हैं अगर काफ़ी दिन जीरो ग्रेविटी में, तो फिर उनको धीरे धीरे बॉडी को टाइम दिया जाता है एडजस्ट होने का ग्रेविटी से। हाँ, हफ्ता महीना
जो है कई दिन उनको अलग रखा जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे, हाँ, ऐसा उसका मैकेनिज्म होता है कि धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा करके ग्रेविटी वहाँ बढ़े, ताकि वो फिर नॉर्मल अर्थ का जो ग्रेविटी है उसमें तब वो, इट इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसीजर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर बॉडी हर दूसरे बॉडी पर लगाती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। तो आप भी सन को खींच रहे हैं, आप भी स्टार्स को खींच रहे हैं, लेकिन वो सन इतना बड़ा है और आप इतने छोटे हैं कि आपका फोर्स तो एक तो कम है क्योंकि आपका मास बहुत कम है, और सन इतना बड़ा है कि ये उसी तरह है कि चम्मच से आप ट्रक को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर एक चम्मच लेके और उससे ट्रक को उठाने की कोशिश करें तो एक तो आपका फोर्स कम है और दूसरे बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण सन आपकी तरफ खींच के नहीं आता है। अर्थ आपकी तो, लेकिन आप अर्थ से जरूर खींच जाते हैं क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है आपसे, आप फील कर लेते हैं उसका इफेक्ट, लेकिन आपका इफेक्ट अर्थ नहीं फील कर पाता है। ठीक है, तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, जो कि कॉमन एक हम देखते हैं। तो हमने आज 3 कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सभी फोर्सेस क्या हैं? ये फ्रॉम ए डिस्टेंस, नॉन कॉन्टैक्ट, यानी बिना कॉन्टैक्ट में आए अप्लाई हो जाते। ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा कि कोई भी फोर्स है, इलेक्ट्रिक का आपने पढ़ा था, मैग्नेटिक का पढ़ा था कि फील्ड है, कोई भी फोर्स जो दूर से अप्लाई करता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, उस फील्ड के ही थ्रू इंटरेक्ट करता है। मानते हैं फील्ड भी एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। ठीक है, ये सब इमेजिनरी, जैसे इक्वेटर, ये सब ज्योग्राफी में पढ़ा था, कोई लाइन खींचा हुआ है जगह जगह, जमीन पर लाइन दिखता है नहीं, ये सब काल्पनिक है, स्टडी करने के लिए हमने मान के चलते हैं उसको लेके। उसी तरह जो फील्ड का कंसेप्ट है, ये सब एक इमेजिनरी चीज़ है, हम मान के चलते हैं कि एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल भी एक फील्ड होता है और उस फील्ड से वैसे ही इंटरैक्ट करता है कोई भी बॉडी जो ग्रेविटेशन के इफेक्ट में होगा। हाँ, एक डॉग लाइका, उसको कुछ दिन, उतना दिन क्या, उसको भेजा गया उस तरह का, उसको फूड वगैरह सप्लीमेंट दे के या उसके मैकेनिज्म करके भेजा गया था, ट्रेन करके भेजा था। जैसे उसके लिए मैकेनिज्म बनाया था कि उसको भूख लगे तो यहाँ से कुछ उसके कंट्रोल होता है बाई रिमोट ऑपरेटर, तो वो हाँ उसके सामने कुछ चला जाएगा खाने का चीज़, वो खा लेगा, भूख लगेगा, तो इस तरह से उसको कुछ किया होगा मैकेनिज्म ताकि उसको वहाँ रख सके जिंदा कुछ समय। हाँ हाँ, तब और पहले तो इसीलिए उसको भेजा था, उसको इफेक्ट, उसको ट्रेन इतना नहीं किया था, उसको इसीलिए भेजा गया था कि अगर ह्यूमन बीइंग जाएगा तो उसको किस तरह का इफेक्ट फील करेगा। वो तो एक बुचर हलाल करने की तरह था कि उसको भेजा गया उसको देखने के लिए क्या हाल होता है। तो उतना करोड़ रुपया तो खर्च हुआ ना सरकार। हाँ, तो इसीलिए ना कि आदमी कोई जाए उससे पहले उस पर देख ले करके, जैसे क्या अभी लैब में चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जानवरों पर होता है, उसके बाद आदमी पर वो चीज़ किया जाता है कि पहले भाई चूहे बलि के बकरे बनते हैं या जो जानवर होते हैं, ट्रायल पहले उन्हीं पर ना होता है, हर चीज़ का, दवा का, एक्सपेरिमेंट का, सबका, उसके बाद आदमी पर ह्यूमन ट्रायल्स किए जाते हैं कि भाई आदमी के लिए कितना क्या असर करेगा, नहीं करेगा, कैसा करेगा। उसी तरह तो वो भी एक बेचारा एक्सपेरिमेंट का था, इतना बड़ा उसका भी कुर्बानी था, इसलिए तो बचा कहाँ गया, फिर ख़त्म, वो फिर बचेगा कहाँ से। हाँ, वो तो उसका डेटा सब स्टडी कर रहा था ना कि क्या होता है, उसके बाद फिर उस तरह का बनाया, डेवलप किया फैसिलिटी की क्या क्या चीज़ें ट्रेनिंग किया जाए ताकि आदमी सरवाइव कर सके। वो तो एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए ना भेजा था उसको कि क्या वहाँ फील होता है। हाँ, सारा यहाँ रिमोट की तरह ऑपरेट करने का सिस्टम होता है।